जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के भाग 2 पर हम लोग पहुंच गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज है चक दे इंडिया, इसमें से आज हम लोग भाग 2 को डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो साइंस बुक है उसमें से मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक प्रिज्म लीजिए, एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश डालिए, इधर से आपको 7 रंगों में विभाजित होता हुआ मिलेगा। जहां पर आप देख पाएंगे सबसे ऊपर में आपको रेड मिलेगा और सबसे नीचे पे आपको वॉयलेट मिलेगा। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम किसका हो जाएगा? सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा? आपका लाल का हो जाएगा, यानी रेड का हो जाएगा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? बैगनी का। लेकिन अगर यहीं पे अपवर्तनांक का बात करें तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और लाल का अपवर्तनांक सबसे कम। तो आपको यह ध्यान रखना है कि तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो दोस्तों याद रखिए कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। दोस्तों, अगर ऑप्शन पे आपको वर्ण विक्षेपण नहीं मिला और यहाँ पे अपवर्तन दिया हुआ रहे तो आप अपवर्तन को टिक कर सकते हैं, वो भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दिया हुआ है तो आपको वर्ण विक्षेपण ही टिक करके आना है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो निकट वाला चीज को साफ नहीं देख पाएगा, जो निकट वाला चीज को साफ नहीं देख पाएगा, ठीक है, जो निकट वाला चीज को साफ नहीं देख पाएगा उसको क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है मित्रों? दूर दृष्टि दोष। आपको याद रखना है, उसको क्या कहा जाएगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है? बोल रहा है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की परिकिरणन को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु को नहीं है दोस्तों, दूरबिंदु है कि दूरबिंदु है। तो सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु अनंत हो जाती है। क्या कितना हो जाएगा? अनंत। और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा, दूरबिंदु अनंत हो जाएगा। दूरबिंदु क्या हो जाएगा मित्र? अनंत हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो आप सभी को मैंने बता रखा है कि निकट दृष्टि दोष वाले जो आदमी रहते हैं उनका चश्मा में अवतल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? अवतल अवतल लेंस लगा रहेगा। और जो दूर दृष्टि दोष वाले होते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष वाले, उसका में क्या रहता है? उस चश्मे में क्या रहता है? उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में कौन सा उपस्थित लेंस रहता है? उत्तल लेंस। आपको ये गांठ मान के याद रख लेना है दोस्तों। मानव नेत्र में लेंस जो होता है, हमारे आंखों में जो लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है? ये आपका होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो आदमी थोड़ा एजेड हो जाते हैं उनका एक बीमारी हो जाता है मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद में आप पूछिएगा, जिनका मोतियाबिंद हुआ है उसे धुंधला दिखाई देता है, मतलब दुधिया दिखाई देगा। तो दोस्तों और एक चीज़ आपको याद रखना है, मोतियाबिंद के लिए कोई चश्मा नहीं है, कोई चश्मा नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसका इलाज आंखों का ऑपरेशन करके ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपका प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? अभी हम आपको बता दिए थे कि श्वेत प्रकाश इधर से गुजारेंगे, इधर 7 भागों में विभाजित हो जाएगा। कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? 7। ऊपर में रेड रहेगा, नीचे वॉयलेट रहेगा। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों? प्रिज्म का। और दोस्तों याद रखिएगा, ये जो प्रिज्म आपको दिख रहा है त्रिभुज जैसा, आखिरकार ऐसा है नहीं। इसमें 5 सतह होता है। कितना सतह होता है दोस्तों? 5 सतह होता है। आपको नहीं दिख रहा है, 3D फिगर है। ठीक है, इसमें याद रखना आपको 5 सतह होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का
विचलन या झुकाव कम होता है, तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे कम होगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लाल का झुकाव कम होगा, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे एक प्रिज्म लीजिए, श्वेत प्रकाश को गुजारिए, इधर ऊपर में सबसे ज़्यादा ऊपर में लाल रहेगा और सबसे नीचे क्या हो जाएगा आपका वॉयलेट। तो सबसे कम झुकाव किसका दिख रहा है? रेड का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष, अभी हमने बताया था कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? अवतल। लेकिन अगर दीर्घ दृष्टि दोष हो जाए तो कौन सा दर्पण उपयोग में लाएंगे? ये कौन सा लेंस उपयोग में लाएंगे? तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की, आप देख पा रहे होंगे, प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटता है। क्या घटता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्म से, यहाँ पे प्रिज्म रखिए, यहाँ पे श्वेत प्रकाश गुजारिए, 7 रंगों में विभाजित होगा और इसी को वर्ण विक्षेपण, मतलब ये कलर टूट जाता है। वर्ण विक्षेपण मतलब कलर का भाग यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। दोस्तों कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? तो बैंगनी का दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी मिला था। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा? लाल का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग किस लिए नीला प्रतीत होता है? दोस्तों प्रकाश के परिकिरण के चलते। किसके चलते? प्रकाश के परिकिरण के चलते यहाँ पे प्रकाश का रंग, आकाश का रंग आपका नीला दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आंख व्यवहार करता है। तो आंख किस तरह व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की तरह। आपको पहले ही बताएं कि आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कुछ देर पहले, ये 5 सतहों से घिरा रहता है। इसमें 5 सतह होता है। ये प्रिज्म में 5 सतह होता है, एक इधर, एक पीछे, एक इधर, एक इधर और एक आगे तरफ फ्रंट साइड जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये 5 सतह से घिरा रहता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो पीछे बन गया। मान लीजिए आपका रेटिना आपका यहाँ पे है और ये आपका पीछे बन जाता है, प्रतिबिंब। तो आपको याद रखना है कि इस व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष हो गया है। कौन सा दोष हो गया है? दूरदृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? आप ही बताइए दोस्तों। कोलाइड। जो छोटा छोटा कण होता है इसे क्या बोला जाता है? कोलाइड। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोलाइड कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ये जो नेत्र गोलक आप देख रहे हैं इसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करेगा? प्रकाश सुग्राही। कौन उत्पन्न करेगा? प्रकाश सुग्राही। आपको याद रखना है विद्युत सिग्नल आंखों में कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में होगी दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? उल्टा बनता है। और यही मस्तिष्क इसको सिग्नलों के द्वारा इसको सीधा करके हमारे सामने रखता है, इसीलिए हम किसी भी चीज़ को सीधा देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अभी बार बार इसी का चर्चा आ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उत्तल लेंस लगा रहता है मानव नेत्र में। मानव नेत्र का लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले पेशी या डायफ्राम को क्या कहा जाता है? तो पुतली को, जो पुतली होता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है उसको कहा जाता है परितारिका। उसको क्या कहा जाता है मित्र? परितारिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा परिवर्ती द्वारक की भांति। किस तरह कार्य करेगा?
वर्ती द्वारक की भांति आंख की पुतली कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, जो आंखों का कॉर्निया होता है उसके पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। क्या कहा जाता है मित्रों? परितारिका। तो दोस्तों यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।